तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इन जनरल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते थे। वर्क पावर एनर्जी में क्लास 11th में हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा की थी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली बिल्कुल सेम तरह से डिफाइन करते थे। कैसे डिफाइन करते थे? डिफरेंस डिफाइन किया करते थे कि अगर हम किसी पॉइंट ए से, ठीक है, किसी भी पाथ से बी पॉइंट तक आ रहे हैं, तो ए से बी पॉइंट तक आने में जो नेगेटिव होता था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था। ठीक है ना। इट इज़ माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव मतलब जो फील्ड फोर्स होते थे, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, कोई दूसरी फील्ड होगी तो उसका फोर्स होगा ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो हमारी फील्ड वर्क डन करती है, जो हमारा फोर्स, इसे कई बार हम इंटरनल फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, जो फील्ड अप्लाई करती है, तो दिस इज Fc.dr, ठीक है, माइनस टाइम्स ये फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव field forces, a field force is equal to change in potential energy। ठीक है ना। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोस्ट जनरल डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। अब बच्चों हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं डिफाइन होती जनरली, है ना, हमेशा डिफरेंस डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है। ठीक है ना। तो हमने कहा कि किसी एक पॉइंट ए से अगर हम बी तक लाएं तो जो वर्क डन होगा फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो वो ये बिल्कुल सेम लॉजिक है, वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ये वर्क पावर एनर्जी में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम और थोड़ी सी बात करें कि हमें अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मान लेते हैं कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहे हैं यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स, एक चार्ज पार्टिकल है या कोई मास है, अगर ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो अगर हम इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रही होगी, है ना, तो केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं। एक हम अब उसको फोर्स पार्टिकल को ए से बी तक ला रहे हैं खींच के, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो दो लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, या अगर ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के बराबर है, मतलब डेल्टा के फॉर दिस होल मोशन इज 0, तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया होगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस जो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया होगा दैट इज डेल्टा के, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। और जब हम पार्टिकल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा दैट कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स W कंजर्वेटिव, है ना। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन जस्ट कंजर्वेटिव फोर्स का अपोजिट करेगा अगर इस पार्टिकल को फील्ड में मूव कराने में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं बेटा, है ना। तो ये जो मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक लिखा है बेटा, ध्यान सुनो, ये तो ऑलवेज ट्रू है क्योंकि ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज ऑलवेज ट्रू। But sometimes we also write is U final minus U initial. It is minus times WC is always true, but it is plus times W external, or you can say F external dot dr.
मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है बच्चों, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन डेल्टा के इज जीरो। मतलब इफ वी आर मूविंग ए चार्ज पार्टिकल विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तब हम कह सकते हैं उस सिचुएशन में कि यू बी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज माइनस डब्ल्यू सी, इट इज डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना। तो यहाँ तक का रिलेशन तो बेटा हमेशा ट्रू रहता है, बट इसके इक्वल भी अगर करना है तो यहाँ पर हम डेल्टा के इक्वल टू जीरो हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल बात हो गई कि हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फील्ड के द्वारा वर्क डन से के साथ रिलेट कर लिया, फील्ड के द्वारा वर्क डन के साथ रिलेट कर लिया, ठीक है ना, और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन के साथ रिलेट कर लिया। बट फील्ड के साथ जो रिलेशन है इट इज ऑलवेज ट्रू वेदर यू ब्रिंग ए पार्टिकल बाय मूविंग एट सम स्पीड, ठीक है, और बाय चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी और नॉट। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन के बराबर करना है तो फिर आपको स्लोली, या तो बहुत स्लोली लाइए कि स्पीड जनरेट ना होने पाए ना, या तो वेलोसिटी को जनरेट ही मत होने दीजिए, वेलोसिटी 10 to 0 कर लीजिए, या फिर ऐसे लाइए कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो इफ़ इट इज़ मूविंग एट सम स्पीड। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि जो वर्क डन है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। नहीं तो आप जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज कर सकता है। बट अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है तो वी विल मेक श्योर कि एक्सटर्नल फोर्स ने केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज की है ना। तो दो सिंपल लाइनें बच्चों में निकल के आ रही कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इफ देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलवेज ट्रू। अब हमने कहा ये तो हमने डिफरेंस डिफाइन कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पॉइंट पर डिफाइन करनी है तो एक रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं, ठीक है ना। इफ वी कंसीडर, तो एक हम रेफरेंस पॉइंट अगर मान लें, इफ वी कंसीडर ए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान सकते हैं। तो हम अगर यहां पे मान लें, सपोज दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, कभी कभी हम इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट बच्चों मानते हैं, ठीक है ना। क्यों मानते हैं उस पर भी हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट को इसलिए मानते हैं, ये फाइनाइट चार्ज या फाइनाइट मास की बॉडी होगी, तो उस सिचुएशन में हम उससे इनफाइनाइट दूर जो पॉइंट होता है उसे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, या ये कोई सोर्स चार्ज है, इस पर चार्ज है बॉडी पे Q, और इससे जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो इसका जो इंट्रैक्शन होगा यहाँ पे वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। तो एक फाइनाइट चार्ज की बॉडी या फाइनाइट मास की बॉडी अपने से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप कह सकते हो उसे अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर पाएगी। तो जो फील्ड में कैपेसिटी नहीं होगी वर्क डन करने की, तो उस सिचुएशन में हम यू को ज़ीरो मान लेते हैं। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम इनफाइनाइट को ही ज़ीरो माने, ये हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। हम रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी मान लेते हैं, लेकिन जनरली हम फाइनाइट चार्ज, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिए, अगर फाइनाइट चार्ज की बॉडी होगी और इसकी वजह से हम फील्ड जनरेट हो रही है, तो फिर उस या फाइनाइट मास की बॉडी होगी, तो उस सिचुएशन में हम इनफाइनाइट को ही ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मानेंगे। तो अगर हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो आप देखिए जो डिफरेंस हमने डिफाइन किया उसमें अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो वर्क डन कैन बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट P पे, और इनफाइनाइट से अगर हम पॉइंट को ला रहे हैं, तो इस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम U डिफाइन कर दें और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारी ज़ीरो हम मान लें, तो ये आपका सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल बेटा ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को तभी डिफाइन कर पाएंगे मैथमेटिकली जब हमें ज़ीरो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, लेट अस सपोज इनफाइनाइट पे ज़ीरो। तो अगर इनफाइनाइट पे ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा डिफाइन करेंगे कि भाई ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट से एक पार्टिकल को P पॉइंट तक लाने में जो फील्ड वर्क डन करेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फिलहाल होगी, जो इस चार्ज ने प्रोड्यूस करी होगी,
ठीक है, जो भी सोर्स बॉडी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। या इसी चीज़ को बच्चों हम लिख सकते हैं, इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बट यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक लाने में, और वी आर एज्यूमिंग कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो आप डिफरेंस वाला सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड के वर्क डन के एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के टर्म में डिफाइन कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना है, इस तरह से आपको डिफाइन करना है जब भी आप लिखें स्टेटमेंट। और दूसरा, आप जीरो, अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो तो आपको जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट से लाना है, यानी कि इनफाइनाइट से लाना है। अगर इनफाइनाइट नहीं है आप लिख सक रहे हो तो आप सीधे जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट लिख सकते हो। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, जनरली हम इसे इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये है, और यहां पर हमें ये भी लगाना पड़ेगा, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी को बिना चेंज करते हुए एक इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स को, किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी, वी आर ब्रिंगिंग वेरी वेरी स्लोली। वेरी वेरी स्लोली अगर है तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़ीरो रहेगी और देर विल बी नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ही आराम से धीरे धीरे चीज़ें बताई हैं। तो कंक्लूज़न बस ये है बेटा कि आप अगर कंक्लूज़न की बात करें तो ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, always true. Change in potential energy is equal to work done by external force. This is true only when delta k equal to 0. If we treat infinite as a zero potential energy point, तो तुम potential energy define कर सकते हो, ठीक है। बस infinite से लाओगे तो वही change जो होगा वो सीधे सीधे potential energy के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में समझनी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे ये एक तरह से इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाती है। इंटरैक्शन क्यों कहलाती है? तो इंटरैक्शन इसलिए कहलाती है बेटा क्योंकि हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, सपोज इनफाइनाइट से ला रहे हैं ना, उसको लाने में जो हमें वर्क डन करना है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है ना। स्लोली स्लोली ला रहे हैं, इनफाइनाइटली स्लोली, है ना, बहुत स्लोली, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से, है ना। तो इसमें ये समझना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये सिर्फ उस पार्टिकल की नहीं है बेटा जिसको हम ला रहे हैं, ठीक है, ये दोनों की होगी। किसकी? फील्ड और पार्टिकल की। अब जैसे मान लो एक Q1 चार्ज फिक्स्ड है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसके पास तुम इनफाइनाइट से Q2 को ला रहे हो। तो जैसे अगर कोई Q1 चार्ज है यहाँ पे, मान लो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, और इनफाइनाइट से तुम Q2 को ऐसे यहाँ तक ले आए, P पॉइंट पे लाके तुमने रख दिया यहाँ से R डिस्टेंस पे। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में, वो P पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। इस Q2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। स्लोली ला रहे हैं, वेलोसिटी 10 to 0। तो ये बड़ी सिंपल बात है कि ये वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इसकी नहीं होती है,
भाई यहाँ पर जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी, जिसने इस पे फोर्स लगाया वो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q2 पे फोर्स लगाया है ना, तो जो Q2 इंटरैक्ट कर रहा था दैट वाज इंटरैक्टिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। तो बेसिकली आप ऐसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 या इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इट इज इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2। ये Q1 और Q2 दोनों पे डिपेंड है। अगर Q1 ही ना होता तो फील्ड ही ना होती, जब फील्ड ही ना होती तो वर्क डन ना करना पड़ता है ना, फोर्स ना लगता, वर्क डन ना करना पड़ता। तो केवल इस अकेले इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन दोनों के इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसीलिए वी समटाइम्स कॉल इट इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो चलिए अब हम बेसिक से शुरू करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। हम निकाल रहे हैं इंटरैक्शन, या ऐसे सिंपल लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है बेटा। तो एक मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q1, फिक्स्ड है, और उससे R डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रखा है। तो उसकी हमें इन दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो Q2 को हम इनफाइनाइट से लाएंगे, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और इस Q2 को हम, ये Q2 है हमारा, इसको हम इनफाइनाइट से लाएंगे यूजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, मान लेते हैं अभी ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब किसी भी रास्ते से ला सकते हो आप, इधर से ऐसे ला सकते हो, इधर से ऐसे ला सकते हो, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स है और उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वाया एनी पाथ वर्क डन सेम होगा, बट मैथमेटिक्स थोड़ी टफ होगी, इसलिए हम सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ से ला रहे हैं। तो एट एनी इंस्टेंट जब ये x डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ये इधर लग रहा होगा, और वेलोसिटी 10 to 0 है, वेरी वेरी स्लोली हम इस पार्टिकल को ला रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे होंगे दैट विल बी इक्वल टू K(Q1 Q2) बाई एक्स स्क्वायर। उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे बेटा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा इसके बराबर, क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो वेलोसिटी या तो बढ़ने लगेगी या घटने लगेगी, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, है ना। अब मान लो आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr ले रहे हो उधर की तरफ, है ना, वर्क डन हम F.dr लिखेंगे। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कि x की डायरेक्शन आपने ये मानी है, और डिस्प्लेसमेंट आपका जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर वो इधर है। अगर dx वेक्टर होता तो उसकी डायरेक्शन ये होती है, हमेशा याद रखना dx वेक्टर की डायरेक्शन x के अलॉन्ग होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो dr होगा दैट इज -dx, ये -dx के बराबर होगा बेटा, है ना। तो जब भी हम dr को पुट करेंगे तो -dx पुट करेंगे। दूसरी चीज़ और समझ लो कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ठीक है, या जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है वो इधर की तरफ लगाना पड़ रहा है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस तरफ है, तो वो dr की डायरेक्शन में ही है, dr और एक्सटर्नल डायरेक्शन, और dr जो है वो -dx है, बिकॉज dx इस डायरेक्शन में होगा। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस पॉइंट P पे लाने में, माइनस इनफाइनाइट से ला रहे 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल डॉट dr, इनफाइनाइट से जिस पॉइंट P तक ला रहे हैं, ठीक है। और ये तब होता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज, है ना। तो स्लोली ला रहे हैं, और या फिर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय फील्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय फील्ड भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा, इसका दोनों का अगर वो एक्सपेंड करेंगे तो F एक्सटर्नल इंटू dr इंटू कॉस 0 हो जाएगा। F एक्सटर्नल की वैल्यू बेटा K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और dr की वैल्यू -dx लिख देंगे यहाँ पे, और इनफाइनाइट से r डिस्टेंस, x की लिमिट इनफाइनाइट थी, बाद में x फाइनली r पे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा K(Q1 Q2) और माइनस साइन भी कॉमन आएगा, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -1/x आएगा r से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से r, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट इज़ K(Q1 Q2) डिवाइड बाई 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो ये बच्चों K(Q1 Q2) बाई r आएगा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है
दैट इज K(Q1Q2) बाई R। ठीक है, यानी 2 पॉइंट चार्ज अगर R डिस्टेंस पे हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है K(Q1Q2) बाई R। तो ध्यान रखना ये Q1Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने Q1 और Q2 ऑलवेज विद साइन पुट करने होते हैं, ऑलवेज विद साइन। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की बात की है तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हमें साइन पुट नहीं करना है, साइन का इस्तेमाल हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए करना है। बट जब आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे तो आपको सारी वैल्यूज़ ऑलवेज साइन के साथ पुट करनी है। आप खुद ही समझ सकते हो कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो रिपेल कर रही थी, इसलिए आपको घसीट के लाना पड़ा, आपको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अगर यही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो फील्ड इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती, आपको फोर्स अपोजिट लगाना पड़ता और पार्टिकल धीरे धीरे जब इधर आता और फोर्स आप अपोजिट लगा रहे होते तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है ना। तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव के बराबर आ जाती। तो वही है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा उसे स्लोली चलाने के लिए, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे आप चार्ज देख सकते हैं, अगर सेम साइन के चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज को हमेशा इसमें बच्चों साइन के साथ आपको पुट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई ये क्या आया है, ये एक्सटर्नल फोर्स ने इनफाइनाइट से P तक जो वर्क डन किया है ये तुम्हारा U के ही बराबर है, बिकॉज इनफाइनाइट से आ रहे हो तो U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो चेंज के बराबर होता है क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 10 to 0 रही हमेशा। या अगर हमसे पूछे कि फील्ड ने कितना वर्क डन किया है तो यही चीज़ माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड है क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें रट के रखना है। अब अगर हमसे कहे इनफाइनाइट से उस चार्ज को Q2 को Q1 के पास लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। और या अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, चूंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी तो मैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आएगा माइनस K(Q1Q2) बाई R। मतलब एक चार्ज को फिक्स करके, किसी भी एक चार्ज को फिक्स करके दूसरे को इनफाइनाइट से अगर उससे R डिस्टेंस पे लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी माइनस K(Q1Q2) बाई R, Q1Q2 को साइन के साथ, और एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा प्लस K(Q1Q2) बाई R, Q1Q2 को साइन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी रटनी है और डेफिनेशन से रिलेट करके, जो डिफाइन किया था बहुत शुरू में हमने, उससे रिलेट करके आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है। बार बार आपको इंटीग्रेट नहीं करना है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या यूज़ है।